गुड इवनिंग ऑल ऑफ टू यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? अब तक हमने टैक्स कंसल्टेंट की क्लासेस में हमने बहुत कुछ कवर किया, यानी कि प्रीवियस मैनी लेक्चर्स के अंदर हमने सर एडवांस अकाउंटिंग कवर किया, इसके बाद जीएसटी, इसके बाद इनकम टैक्स, टीडीएस, ये सब पार्ट्स हमने कवर कर लिया। इसके बाद प्रैक्टिकल की अगर हम बात करें तो हमने बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करना टैली के अंदर सीखा था कि किस तरह से बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन की जाती है, सर उसके एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है, स्टॉक कैसे मेंटेन किया जाता है, प्रॉफिट का कैसे ग्रॉस प्रॉफिट को डिक्रीज और इंक्रीज कब करना है, आपको प्रोविजंस कैसे एंटर करने हैं, लोन की एंट्रीज कैसे होती है, ये सब कुछ हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर कवर किया था। आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि सर हमने बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन कर लिया। बैलेंस शीट फाइनल करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है सर टैक्स ऑडिट। यानी कि एक होता है इंडिविजुअल जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है, जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है उनको टैक्स ऑडिट अप्लाई नहीं है, एप्लीकेबल ही नहीं है उनके लिए, तो वो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो वो टैक्स ऑडिट वो नहीं करवाएंगे। वो नॉर्मल रिटर्न्स या तो सेक्शन 44 AD के अंदर प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम्स के अंदर ITR 4 फाइल कर देंगे या फिर वो ITR 3 भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, उनके लिए टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। अब यहां पर भी आपके दो क्राइटेरिया है सर। एक क्राइटेरिया ये है कि अगर 1 करोड़ से ऊपर तो है लेकिन 2 करोड़ से नीचे है, तो आप सेक्शन 44 AD के अंदर प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम्स के अंदर आप 6% या 8%, यानी कि बैंक से अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो 6%, और अगर आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो 8% के हिसाब से आप मिनिमम प्रॉफिट शो करके आप रिटर्न फाइल कर लीजिए। सर आपको टैक्स ऑडिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सर हम टैक्स ऑडिट करवाना चाहते हैं, यानी कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 6% से हम रिड्यूस रखना चाहते हैं, क्योंकि इतना प्रॉफिट हम नहीं, अगर आप 1.5 करोड़ का टर्नओवर है तो हमको सर 9 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट रखना पड़ेगा। अगर 2 करोड़ का टर्नओवर है तो सर हमको 12 लाख प्रॉफिट रखना पड़ेगा। 12 लाख के हिसाब से अगर हम देखें तो सर हमारा जो इनकम टैक्स पेबल है वो ज़्यादा आएगा। तो इसके लिए हम क्या चाहते हैं कि हम टैक्स ऑडिट करवाएं। अब बात आती है सर टैक्स ऑडिट करता कौन है? तो टैक्स ऑडिट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है, जिसके पास में टैक्स ऑडिट टैक्स CA का एक मेंबरशिप नंबर्स होता है, वो ही आपकी टैक्स ऑडिट कर सकता है। अब ये टैक्स ऑडिट होता क्या है सर? टैक्स ऑडिट सिंपल सा होता है। एक होता है ऑडिट, ऑडिट में भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। एक होता है सर स्टेटरी ऑडिट, दूसरा होता है सर टैक्स ऑडिट। यानी स्टेटरी ऑडिट का मतलब होता है कि सर कंपल्सरी आपको ऑडिट करवानी होती है। ये ऑडिट जो एप्लीकेबल होती है ये कंपनीज के लिए एप्लीकेबल होती है, यानी कि जिनकी कंपनी है या पार्टनरशिप फर्म है उनके लिए सर ये एप्लीकेबल होती है, तो उनको कंपल्सरी ऑडिट करवानी होती है। अब बात करते हैं सर इंडिविजुअल के केसेस में। तो इंडिविजुअल के केसेस में सर कोई स्टेटरी ऑडिट एप्लीकेबल नहीं होती है, यानी कि इंडिविजुअल के केसेस में कोई अदर टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। तो यहाँ पर कौन कौन से टैक्स एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल में? एक होता है सर उनके लिए इनकम टैक्स और दूसरा होता है सर जीएसटी। जीएसटी की जीएसटी ऑडिट होती है, जो कि आपके 5 करोड़ रुपीस के ऊपर का टर्नओवर होता है तो आपको जीएसटी में ऑडिट करवानी होती है। लेकिन अगर आपका टर्नओवर सर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपके लिए जीएसटी ऑडिट भी एप्लीकेबल नहीं है। तो आपके लिए सिर्फ एक ही टैक्स एप्लीकेबल नॉर्मली ऐसे होता है, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स जब आपको पे करना होता है तब आपको इनकम टैक्स ऑडिट करवानी होती है, उसी को बोलते हैं सिंपल टैक्स ऑडिट। ओके, अब टैक्स ऑडिट के अंदर हमको क्या क्या डिटेल्स देनी होती है? दिस इज द वन टाइप ऑफ आल्सो ए रिटर्न। ये भी एक रिटर्न जैसा ही होता है, क्योंकि हमें कुछ इसमें यहाँ पर डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, तो जो डिटेल्स वो हमसे मांगते हैं वो डिटेल्स हमको प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए सर आप दो तरीके से फाइल कर सकते हैं। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, या फिर अगर आप अपने ही पोर्टल से फाइल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास में सॉफ्टवेयर नहीं है तो पोर्टल से करेंगे, लेकिन जो डिटेल्स होती हैं, जो शेड्यूल्स हैं इसके अंदर, वो सेम ही शेड्यूल्स है। ओके, चल, तो अब यहाँ पर सर ये डेस्कटॉप यूटिलिटी फॉर्म एक आपका वर्जन से यूटिलिटी है, ये ऑफलाइन यूटिलिटी है लेकिन ऑनलाइन कनेक्टेड है। तो आप इस यूटिलिटी के थ्रू आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, यानी कि 3CD 3CB रिपोर्ट जो भी है आप ये फाइल कर सकते हैं। तो ये आपको इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड करेंगे या गूगल में भी आप लिखेंगे सर 3CD यूटिलिटी डाउनलोड, तो वहाँ पर भी ये ऑप्शंस आ जाएगा। मैनी ऑप्शन से आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद ही आपके डेस्कटॉप पर आ जाएगा। डेस्कटॉप पर जैसे ही आप ओपन करोगे आपको इस टाइप का एक डैशबोर्ड दिखाई देगा।
ओके। तो डैशबोर्ड्स में यहाँ पर आपको सर जाना है कंटिन्यू। अब सर ये जो यूटिलिटी है ये जावा यूटिलिटी है, तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें हैं कि आपके पीसी के अंदर जावा लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर हमेशा कुछ न कुछ फाइलें अपडेट होती रहती हैं, तो आपको आपका जावा भी अपडेट करना है। अगर किसी रीजन्स की वजह से अगर आपकी ये यूटिलिटी ओपन नहीं हो रही है तो आपसे टेंशन में आ जाओगे। सर टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आपको आपका जावा अपडेट कर लेना है, तो आपकी ये यूटिलिटी ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू के ऑप्शंस पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको दो आएंगे। एक आएगा सर रिपोर्ट ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स पर्सन कैरिंग और बिजनेस और प्रोफेशन 3CA 3CD, यानी कि सर जो अदर एक्ट के अंदर भी ऑडिट के लिए एप्लीकेबल है उनके लिए है। यहाँ पर हैज बीन पर्सन ऑडिटेड एनी अदर लॉ, वो किसी और अदर लॉ में भी ऑडिट कर रहा था, उनके लिए 3A 3CD होता है। और पर्सन ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पर्सन कैरिंग और बिजनेस और प्रोफेशन जो किसी और अदर एक्ट में ऑडिट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनका इनकम टैक्स में ऑडिट है, तो उनके लिए यहाँ पे आपका ये 3CB 3CD रिपोर्ट फाइल करना। उसके लिए सर आपको जाना है यहाँ पे फाइल नाउ के ऑप्शंस पे। जैसे ही हम इनकम टैक्स ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4 की यूटिलिटी ऑफलाइन यूटिलिटी देख रहे थे, एज इट इज यूटिलिटी है। अब यहाँ पर सर आपको जो आपकी पर्सनल डिटेल्स है, आपकी पर्सनल डिटेल्स का मतलब सर आपका नाम क्या है, आपका पे नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका क्या बोलते हैं आधार कार्ड नंबर क्या है, ये सब कुछ डिटेल्स आपके पोर्टल से ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, ये ऑप्शंस है। तो डाउनलोड प्री फाइल फॉर्म, डाउनलोड प्री फाइल डेटा, इंपोर्ट जेसॉन या फिर कंटिन्यू विदाउट प्री फाइल। अगर आपके पास में ऐसा कुछ नहीं है तो आप कंटिन्यू विदाउट प्री फिल से आप यहाँ पर आगे मूव कर सकते हो। अभी हम यहीं से करेंगे, सब कुछ डिटेल्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद आप चलेंगे सर सीधे प्रोसीड पे। यहाँ पर प्रोसीड्स में करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका पेन नंबर एंटर करना है। तो हम एक सिंपल पेन नंबर एंटर कर लेंगे, तो डमी पेन नंबर है। ओके, ये पेन नंबर इंटर कर लिया। इसके बाद सेलेक्ट टाइप, सर हमको क्या कौन सा रिटर्न है, ये हमारा ओरिजिनल है या रिवाइज है, सर ओरिजिनल रिटर्न है। असेसमेंट ईयर कौन सा है, सर हमारा जो असेसमेंट ईयर अभी 23-24 है। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर प्लीज पेन ऑफ द सेस वी हैव बीन असाइंड दिस अपॉन 11 असेसमेंट। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सर प्रोसीड करना। जैसे आप प्रोसीड करोगे अंदर इनकम टैक्स सेक्शन और स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन 44AB 3CB 3CD रिपोर्ट, यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी दे रखा है, थिंग्स यू शुड बी बिफोर फाइलिंग, ये ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे दे रखे हैं। वैलिडेट बैंक अकाउंट्स, ये अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यह आता है सर फॉर्म इज एप्लीकेबल पर्सन सेक्शन 44AB, वो कैरी बिजनेस और प्रोफेशन वो आर रिक्वायर्ड टू गेट अदर अकाउंट्स ऑडिटेड बाय एनी अदर लॉ। दिस रिपोर्ट टू बी गिवन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मेलिंग ऑल रिपोर्ट DSC, ये सब कुछ। ओके, अब हमको चलना है सर लेट्स गेट स्टार्टेड, यानी कि सर अब हमको ये 3CD 3CB 3CD रिपोर्ट हमको फाइल करनी है। अब से ये दोनों ऑप्शंस क्या है, 3CB और 3CD, ये दोनों क्या है, ये अब हम कवर करते हैं। अगर सर हम बात करते हैं यहाँ पे 3CB की, तो 3CB एक आपकी नॉर्मल जो आपकी डिटेल्स होती हैं बस वो आपसे पूछता है, और 3CD जो होता है यानी कि ये पूरे आपके अकाउंट्स की डिटेल पूछता है, जो हमने प्रीवियस में अनारिया इंटरप्राइजेस की एक बैलेंस शीट बनाई थी उसकी बात यहाँ पे करता है। ओके, तो फॉर्म 3CB, तो यहाँ पर हम 3CB इस पे क्लिक करेंगे, प्रोवाइड डिटेल। यहाँ पे क्या ऑप्शंस आएंगे सर, सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे आई, यानी कि मैं खुद 2023 एंड द सेलेक्ट, यहाँ पे ऑप्शंस आएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हमारे यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। कब से स्टार्ट होगा सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, तो आपको यहाँ पर उनकी डेट डालनी है। तो यहाँ पर सर हमारा 22 है, 1 अप्रैल 2022 से। ओके, इसके बाद ये चलेगा हमारा सर 31 मार्च 2023। कब तक चलेगा ये, 31 मार्च 2023, यानी कि फिनेंशियल ईयर 22-23। ओके, अब आपको यहाँ पर नेम इंटर करना है, जहाँ जहाँ पर स्टार है वहाँ में इंटर कर लेते हैं, बाकी पूरी डिटेल्स आप इंटर कर लीजिए, या फिर आप प्री फाइल के लीजिए प्रीवियस जो आपके इनकम टैक्स पोर्टल है वो। फ्लैट नंबर यहाँ पर सर आपको एड्रेस में जहाँ पर स्टार है वहाँ कर लेते हैं 213। पिन कोड नंबर यहाँ पर आपको इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट ऑफिस आपका जैसे पिन कोड नंबर अगर आप यहाँ पे इंटर करते हो तो आपको यहाँ पर आपकी जो पोस्ट ऑफिस है वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे हमारी फॉर एग्जांपल दुधिया बीओ जो भी है आपकी जो होगी वो आप डाल दीजिएगा। एरिया से सेलेक्ट लोकेलिटी, तो ये भी हम यहाँ पे डाल देते हैं।
दुधिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा ये है डिस्ट्रिक्ट। सर हम इंदौर से हैं तो यहाँ पर हम इंदौर सेलेक्ट करेंगे और स्टेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका आधार नंबर इंटर कर लेना है। सर्टिफाइड बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस एग्रीमेंट विद द, यहाँ पे आई सर्टिफाइड द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफिस एट, यानी कि सर ये आप कौन सी ऑफिस पे रखना चाहते हो। तो यहाँ पर सर ये जो है यहाँ पर आपको लिखना है कि सर्टिफाइड बैलेंस एंड प्रॉफिट लॉस एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ऑफिस एट, आप कौन सी ऑफिस में रखना चाहते हो सर ये, तो ये हमारी इंदौर वाली ऑफिस में रखना चाहते हैं। और इंदौर की ब्रांच में भी सर हमारी एक ही ब्रांच है सर इंदौर में, तो यहाँ पे सर हम सिंपल एक ही ब्रांच है आपकी, तो यहाँ पर आप 1 सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये कुछ और डिटेल्स हैं, सिंपल सी डिटेल्स हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स कौन से ईयर की बात, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आपका प्रॉफिट है तो हम यहाँ पे प्रॉफिट दिखाएंगे। ओके, इन केस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द एसएससी ईयर एंडेड ऑफ द डेट, प्रॉफिट है। द स्टेटमेंट ये सिंपल 3CD। अब यहाँ पर ऑप्शन है माई ओपिनियन, माई इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन टू मी पर्टिकुलर गिवन द फॉर्म 3CD ट्रू एंड सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्शन इफ एनी, कोई ऑब्जेक्शन है। अकाउंटेंट डिटेल्स है, यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिटेल्स आती है, तो यहाँ पर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिटेल्स देनी है जो टैक्स ऑडिट करता है। ओके, तो जैसे हम यहाँ पर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट पर लिख लेते हैं, ठीक है। देखो थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टम हैंग करेगा इसे, जैसे ये इनका मेंबरशिप नंबर है तो यहाँ पर इनका 6 डिजिट का मेंबरशिप नंबर होता है, वो हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। FRN नंबर, फॉर्म रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है, यहाँ पर स्टार नहीं है, इसको स्किप कर लीजिए। सर कंट्री कौन सी है आपकी, तो इंडिया है, तो यहाँ पर इंडिया इंटर कर लीजिए। फ्लोर कौन सा है, तो 101 नंबर का फ्लोर है उनका। पिन कोड वो भी सर हमारे इसी यहाँ से ही बिलोंग करते हैं, तो ये डाल दीजिए। आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओके, पोस्ट ऑफिस, जैसे ही आप पिन कोड डालोगे ये ऑटोमेटिकली से सेलेक्ट करेगा, तो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है सर। देखो यूटिलिटी ये भी ऑनलाइन ही चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा हैंग हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर ये जो एक्चुअली सेलेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट काम नहीं कर रहा है, कभी कभी नहीं भी करता है, इट्स ओके। तो यहाँ पर क्या डालना है सर, आपको आपका पोस्ट ऑफिस, एरिया, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे। डेट ऑफ साइनिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, अब कौन सी डेट को आप साइन कर रहे हैं, प्लेस क्या है, डेट यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद इसको आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, सेव कर लेना है। तो हमारी ये डिटेल्स अभी मिसमैच है इसलिए ये सेव नहीं होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, इसको आगे चले जाते हैं। तो आपको ये सिंपल नॉर्मल डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। अब चलते हैं सर हम यहाँ पे 3CD रिपोर्ट पे, लेकिन 3CD रिपोर्ट आपका जब तक ये वाला ऑप्शंस नहीं होगा तब तक आपकी ये 3CD रिपोर्ट भी ओपन नहीं होगी। तो एक बार और देख लेते हैं कि सर ये जो डिटेल्स हमने प्रोवाइड की है ये डिटेल्स आपकी आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमने ये डिटेल्स फिलअप कर दी है। एक्चुअली जो डिटेल्स आपको बताई थी वही डिटेल्स हमने यहाँ पे फिलअप की, उसको सेव कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है सर फ्रॉम 3CD, तो उस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। अब ध्यान से समझना सर, इसके टोटल 24 क्लोजेज है। कितने क्लोजेज हैं सर, 44। तो यहाँ पर आपको अलग अलग, जैसे पहला क्लोज आपको 1 to 8 में डिवाइड किया हुआ, दूसरा 9 to 7, 8 to 27, ये तो आपको एवरी क्लोज पे जाना है, एक एक क्लोज आपको यहाँ पे देखना है। हमने पहले से कंप्लीट किया इसलिए उसको हम क्या कर लेते हैं सर, मॉडिफाई एप रिक्वायर। यहाँ पर नेम ऑफ एसएससी आपको डालना है, हमने नेम ऑफ एसएससी डाल दिया। उनका एड्रेस यहाँ पर आपने फिल कर दिया, ये एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर, आधार नंबर।
अब यहाँ सर पूछता है, क्या पूछता है, वेयर द एसएससी इज लाइबल टू पे इनडायरेक्ट टैक्स लाइक एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, गुड सर्विस, कस्टम ड्यूटी, प्लीज फर्निश रजिस्ट्रेशन, जीएसटी नंबर, एनी आइडेंटिफाइड नेम अलॉटेड टू ईयर्स। अगर आप 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर, आपके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल, सॉरी जीएसटी एप्लीकेबल है इसका, और टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है इसका, मतलब आप में जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो यहाँ पर आप यस करिए, यस करने के बाद यहाँ पर आप उसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर लीजिए जीएसटी नंबर की। अभी हम इसको नो कर देते हैं, आप यहाँ पे कर लीजिए, बस एक नॉर्मल ये डिटेल्स यहाँ पे डालनी होती है। स्टेटस आप इंडिविजुअल है, प्रीवियस ईयर आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, 22-23 से स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च तक चल रहा है। इसको असेसमेंट ईयर आपका कौन सा है सर, 23-24 आती है सर। 8 इंडिकेट द रिलेवेंट क्लॉज ऑफ सेक्शन 44AB अंडर विच ऑडिटेड हैज बीन कंडक्टेड। सर ये जो ऑडिट है ये हम क्यों ऑडिट करवाना चाहते हैं उसका रीजंस पूछ रहा है। तो हमारा रीजन सर ये है कि टोटल सेल्स, टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ बिजनेस एक्सीड स्पेसिफाइड लिमिट, जो स्पेसिफाइड लिमिट थी 1 करोड़ की उसको एक्सीड कर रहा है, इसलिए हम ऑडिट करवाना चाहते हैं। वेयर द एसएससी ऑप्टेड टैक्स अंडर 51BA, अगर ये सेक्शन एक बार देख लीजिए, लेकिन ऐसे कोई सेक्शन में अभी हम एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पे उसको सेव कर लीजिए। तो सर ये हमारा 1 to 8 के जो क्लोजेज है वो आपके कंप्लीट हो गए। एक नॉर्मल डिटेल्स आपसे यहाँ पर पूछ रहे थे। इसके बाद आपको 9 to 7 में जाना है। 9 to 7 में सभी अलग अलग क्लोजेस हैं। जैसे क्लोज 9 अगर हम देखेंगे तो सर ये जो क्लोज है ये पूछता है कि इफ फॉर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंडिकेट नेम ऑफ पार्टनर्स मेंबर्स एंड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस ऑफ AOP with the shares members and interdeterminate of unknown। मतलब सर ये है कि अगर ये पार्टनरशिप फर्म है तो आपको यहाँ पार्टनरशिप फर्म के नेम सेलेक्ट करने हैं, पार्टनर्स के उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और ये आपको सेलेक्ट करने हैं। लेकिन हमने वहाँ पर पहले से ही इंडिविजुअल सेलेक्ट किया हुआ है, इसलिए ये ऑप्शंस आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शंस एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि ये पार्टनरशिप के लिए है। तो हम इसको कैंसिल करते हुए सर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 10 क्लोज पे जाना है। क्लोज 10, ये जो क्लोज है ये पूछता है कि सर नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन इज मोर देन वन बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, नेचर ऑफ एवरी बिजनेस और प्रोफेशन। जैसे हम ITR 3 या ITR 4 फाइल करते हैं, वहां पर भी आपको आपके बिजनेस का नेचर पूछता है कि आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, आप एजुकेशन सेक्टर में हैं या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग में हैं या आप ट्रेडिंग में हैं, अगर किस चीज़ की ट्रेडिंग कर रहे हैं क्या है, तो ये पूछता है। उसका कोड भी वहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। देन इफ देर इज एनी चेंजेस इन द नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन देयर पर्टिकुलर ऑफ सच चेंजेस, दैट मीन्स कि आपने प्रीवियस में अगर ऐसे कोई प्रोफेशन थे उसमें से अगर कोई चेंजेस किए हैं तो वो चेंजेस आपको यहाँ पे करना है। तो हमने कोई भी चेंजेस ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो पहले था वो किया। आपको यहाँ पे सेव करना है, सेव करके ऑप्शन पे जाना। हमने ऑलरेडी किया हुआ इसलिए हम इसको कैंसिल कर देता हूँ। ओके, इसके बाद सर आपको 11 क्लोज जैसे आप करेंगे आपका यहाँ पर कंप्लीटेड के ये पे क्लिक आ जाएगा। एवरी क्लोज को आपको कंप्लीट करना। ओके, इसके बाद सर 11 क्लोज क्या पूछता है, वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 44AA, इफ यस बुक्स आर सो प्रिस्क्राइब्ड। मतलब सर कि अगर आपको सेक्शन 44AA के अंदर जो बुक्स मेंटेन करने को बोला गया उसमें से आप कौन से बुक्स दे रहे हैं, तो बुक्स में सर हमारे पास में क्या होता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट, जो भी डेटाज आपके पास में है वो आप यहाँ पे दीजिए। ओके, बी पूछता है सर लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन एड्रेस विद बुक्स और अकाउंट्स आर केप्ट इन केस फॉर ईयर मेंशन्ड बुक्स। मतलब सर ये है कि आप ये जो बुक्स हैं, ये जो आपने जो स्टेटमेंट दे रहे हो कौन कौन से, जैसे हम दे रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, तो यही बुक्स है मेंटेन कर रहे हो। सर एड्रेस कौन से एड्रेस पर मेंटेन कर रहे हो। अगर कल उठ के अगर कोई आपके इसके ऊपर स्क्रूटनी आती है, ऐसा कुछ आता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस एड्रेस पे आपकी रेड डाल सकता है। इसलिए आपको यहाँ पे व्यवस्थित एड्रेस डालना है, एड्रेस वही डालना है जहाँ पे आप अपने अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हो, यानी कि जो भी आपका ऑफिस है। ओके, लिस्ट ऑफ बुक्स और अकाउंट नेचर 11 डॉक्यूमेंट एग्जामिन। सर ये कौन कौन से बुक्स आप दे रहे हैं, तो यही सब दे रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आपने एग्जामिन की हुई है। ओके, चलिए, तो क्लोज आपका 11th एक सिंपल्स था जो आपको डिटेल एड्रेस के बारे में पूछ रहा था। 12 क्लोज की तरफ हम मूव करते हैं। 12 क्लोज क्या कहता है सर, वेदर द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट्स इंक्लूडेड एनी प्रॉफिट और गेन एसेसेबल ऑन प्रेजेंटिंग बेसिस इंडिकेट द अमाउंट एंड रिलेवेंट सेक्शन 44 AD, ADA, AEA
फोर्थ शेड्यूल यदि रिलेवेंट सेक्शन, ऐसा कुछ भी है सर प्रेजेंटिव सेक्शन स्कीम के अंदर आपने अप्लाई किया हुआ है सर, आप फॉर्म 3 भी यहाँ पर अप्लाई इस तरह से कर सकते हो। तो हमने सर ऐसा कुछ नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हो। चलिए इसके बाद सेक्शन 13 और शेड्यूल क्लोज 13 और 14 आपके यहाँ पे क्या क्या है सर, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर, सर हमारा जो अकाउंटिंग है, हमने जो अकाउंटिंग करते हैं वो कौन सा मेथड हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सर आपके 2 मेथड्स दे रखे हैं, एक दे रखा है सर केस सिस्टम, दूसरा होता है मर्केंटाइल सिस्टम। केस का मतलब आप सभी समझते हैं सर, अकाउंटिंग केस बेसिस पे होती है, एक गोइंग कंसर्न यानी कि मर्केंटाइल बेसिस पे होती है। केस बेसिस में अगर हम केस रिसीव करते हैं, केस पेमेंट करते हैं तो ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और मर्केंटाइल बेसिस में सर हाई हम ट्रांजैक्शन केस अभी पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, फिर भी हम तो सर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया तो उसकी एंट्री होगी, सर क्रेडिट पे गुड्स सेल्स किया उसकी एंट्री होगी, दैट कॉल्ड मर्केंटाइल सिस्टम्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है सर वेदर देयर हैज बीन एनी चेंजेस इन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड वाइस वर्सा मेथड एम्प्लॉयड इन प्रीवियस ईयर। सर प्रीवियस पहले के जो प्रीवियस ईयर था 21-22 सॉरी फाइनेंशियल ईयर 21-22 असेसमेंट ईयर 22-23 में आपने ऐसे कोई प्रीवियस में कोई अदर मेथड था जो इस बार आपने जो मेथड चेंज किया, ऐसा कुछ है? यहाँ पर सर नो ऑप्शन सर। ओके, इफ क्लोज टू बी अबाउट इंटरमीडिएट गिव डिटेल्स सच चेंजेस, सर अगर आपका यस है तो आप ये डिटेल्स बताइए सर कौन सा था पहले। Whether the adjustment is required to make profit and loss applying with the provision of the income competition disclosure standard section 45, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है ये, ठीक है। ICDS डिस्क्लोजेज एज पर ICDS, सर ICDS ये भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे ही होता है। द मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर, सर आपके पास में जो स्टॉक है यानी कि आप ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हो और आपके पास में जो स्टॉक है उसका कैलकुलेशन आपने किस तरह से किया, या कौन सा मेथड यूज़ किया। यहाँ पर सर आपके अलग अलग मेथड्स हैं, एक है एट कॉस्ट, एट मार्केट रेट, एक लोअर कॉस्ट और मार्केट रेट जो भी। तो सर हम करते हैं एट कॉस्ट पे, हमारी जो एक्चुअल में जो कॉस्ट होती है उसी के आधार पर सर हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करते हैं। इन केस ऑफ डिविएशन फ्रॉम द मेथड ऑफ वैल्यूएशन डिस्क्राइब्ड 45A प्रॉफिट और लॉस, ऐसा कुछ भी चेंजेस हमने नहीं किया हुआ है। ओके, तो प्रीवियस में भी हमारा यही था, इस बार भी हमारा यही था। अब चलते हैं सर क्लोज 15, क्लोज 15 की तरफ मूव करते हैं। ये क्या कहते हैं सर, गिव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द एसेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। सर कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास में कोई स्टॉक पड़ा होता है और उस स्टॉक एसेट पड़ी होती है और उस एसेट्स को सर हम स्टॉक के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक एसी है और एसी पुराना एसी हो गया है, तो अब हम ये चाहते हैं कि इस एसी को भी सेल कर दें, लेकिन एसी को सेल एज ए फिक्स एसेट के रूप में नहीं करें, एसी को सेल हम एज ए किस तरह से करें, एसी को सेल्स आप सिंपल तरीके से स्टॉक में कन्वर्ट करें, स्टॉक में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको सेल करें, तो उसको सिंपल बोलते हैं स्टॉक कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आपको यहाँ पर डिटेल्स देनी है, ए डिटेल्स में आप जाएंगे, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन देना है, डिस्क्रिप्शन के मतलब कौन सी एसेट थी आपकी, डेट ऑफ एक्विजिशन कब आपने उसको परचेज किया था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर वो आपने कितने में परचेज की थी, और जिस समय आप उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं उस समय उसकी वैल्यू कितनी है वो आपको यहाँ पर ऐड करनी है। तो हम यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। अगर आपके पास में ऐसी कोई स्टॉक है जो आप कन्वर्ट कर रहे हो स्टॉक इन ट्रेड में, आपके पास में कोई ऐसी एसेट है जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसमें आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पर सर हम कैंसिल करते हुए मूव कर लेता है। तो यहाँ पर भी हम सेव कर लेते हैं, जैसे हम सेव करेंगे सर वहाँ पर हमारा कंप्लीटेड ऑप्शंस आ जाएगा। तो 15 क्लोज हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं सर 16 क्लोज पर। अब 16 क्लोज क्या कहता है सर, अमाउंट नॉट क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बीइंग द आइटम्स फॉलोइंग विद इन द स्कोप ऑफ सेक्शन 28। मतलब सर सेक्शन 16 ये कहता है कि ऐसे कुछ इनकम जो आपकी बुक्स में होनी चाहिए थी लेकिन वो आपकी बुक्स में नहीं है, ऐसा कोई है जो सेक्शन 28 के अंदर आपका फॉलोइंग करता है, ऐसी कोई इनकम है वो आपके यहाँ पे होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखें सेक्शन 28 क्या है सर, वो आप रिफर कर लीजिएगा वहाँ पे।
द परफॉर्मा क्रेडिट, ड्रॉबैक्स, रिफंड ऑफ ड्यूटी, कस्टम, एक्साइज और सर्विस टैक्स, रिफंड ऑफ सेल टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स, सर्विस टैक्स, सच क्रेडिट, ड्रॉबैक, रिफंड एडमिटेड एज ड्यूटी बाय द ऑथराइज। सर अगर आपके ऐसी कोई भी रिफंड आ रहा है, जैसे फॉर जीएसटी है, जीएसटी का रिफंड आ रहा है, कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी का कोई रिफंड आ रहा है, इस तरह के कोई रिफंड आ रहे हैं वो भी आपको आपके इनकम में लेना है। एस्केलेशन क्लेम एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस, ऐसा कुछ भी होता है, या फिर एनी अदर आइटम्स ऑफ इनकम और कैपिटल रिसिप्ट अगर आपकी कोई भी है लेकिन आपने आपके पीएनएल के अंदर या पर कहीं पर भी आपने उसको क्रेडिट नहीं किया हुआ, अगर ऐसी कोई भी है तो आप यहां पर शो कीजिए, ये ऐसा बताता है। तो सर हम तो क्या करते हैं, नॉर्मली पूरा डेटा मेंटेन करते हैं। पूरा डेटा मेंटेन करने के बाद में हमारे पास में जो डिटेल्स होती है उस डिटेल्स से हम पीएनएल कैलकुलेट करते हैं। तो सभी इनकम हमारे एआईएस रिपोर्ट के हिसाब से, 26 एएस के हिसाब से, जीएसटी के हिसाब से, सब जगह से तो हम मैच कर लेते हैं। तो फिर हमारे पास में ऐसे कोई इनकम बचती नहीं है जो हमने हमारे पीएनएल में नहीं ले रखी होती है। इसलिए सर यहाँ पर आपको ये डिटेल्स देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आप वो डिटेल्स प्रॉपरली प्रोवाइड करें। इसके बाद हम चलते हैं सर क्लोज 7 में। क्लोज 7 क्या कहता है, 17, वेयर एनी लैंड और बिल्डिंग और बोथ is transferred during the previous year for consideration less than value adopted assessable by the authority of state government referred in section 43 CA और 50C please furnish। मतलब क्या है सर, इसका ध्यान से समझो। सर आपके पास में कोई एसेट थी, ये जो इंडिविजुअल्स पर्सन है उनके पास में कोई एसेट थी, जैसे फॉर एग्जांपल उनके पास में लैंड और बिल्डिंग थी। एक लैंड थी 50 लाख रुपीस का एक प्लॉट था, उनकी जो रेट है वो 50 लाख रुपीस की है। अब उसकी जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के हिसाब से उसकी जो रजिस्ट्री होनी है सर, वो रजिस्ट्री होनी है 25 लाख पे। ओके, अब वो 25 लाख की रजिस्ट्री हो रही है, लेकिन हो सकता है कि सर वो जगह ऐसी हो जो सेल ही नहीं हो रही हो, जहां पर कोई कस्टमर ले ही नहीं रहा हो। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करता है सर, हमने जितने में खरीदा होता है ना उससे कम में भी हमको बेचनी पड़ती है। ऐसा भी कुछ कभी कभी हो जाता है। तो अगर आपने ऐसी कोई लैंड कम प्राइस में अगर आपने सेल्स की है, जो उसकी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन से अगर आपने कम में सेल्स की है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। तो वो ये डिटेल्स आपको कैसे देनी है, ये ऑप्शंस आता है, 8 डिटेल्स के ऑप्शंस पे जाएंगे। डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी आपकी क्या है सर, कंट्री क्या है, एड्रेस आपकी क्या है, जिप कोड ये एड्रेस है सर, यहाँ पर आपको एंटर करना। कंसिडरेशन रिसीव और एक्रूड, यानी जितना अमाउंट रिसीव हो गया या आने वाला है उसका अमाउंट डालना है। वैल्यू एडेड एसेट और एसेसिबल सर, वैल्यू एज पर गवर्नमेंट कितनी अपडेट है, और वेदर द प्रोविजन सेक्शन 43 क्लॉज 66 एप्लीकेबल, यहाँ पर यस है तो यस है, यहाँ तो नो। तो सिंपल सी चीज़ है सर, ये आपको तब अप्लाई करना है जब आप कोई भी एसेट, आपकी कोई भी लैंड और बिल्डिंग आप कम प्राइस में सेल्स कर रहे हो, तो कम प्राइस में अगर आप सेल्स कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एंटर करना है। ओके, तो ये 17 क्लोज तक हमने कवर कर लिया सर। 17 क्लोज तक करेंगे, बहुत ही इजी है, एक एक डिटेल्स हमको सिंपल से समझ में आ गई आपको कि कौन कौन सी डिटेल्स आपको टैक्स ऑडिट में देनी है। अगर आप किसी और के टैक्स ऑडिट करवा रहे हो, किसी क्लाइंट की टैक्स ऑडिट करवा रहे हो, तो आप ये डिटेल्स अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को अगर आप दे दो या फिर अगर फॉर्म फाइल करके ही दे दो तो सर सामने वाला खुश हो जाएगा। बस आप चलिए, इसको यहाँ तक क्लोज को हमने कंप्लीट कर लिया, यानी कि 9 to 16 7 क्लोज को कर दिया। अब हम चलते हैं सर 18 to 27 क्लोज। सेक्शन क्लोज 18 क्या है सर, उसको हम देखते हैं। सेक्शन 18 क्लोज कहता है पार्टिकुलर ऑफ डेप्रिसिएशन allowable as per Income Tax Act 1961 in respect of each asset and block of asset as this case may be the following forms। मतलब सर ये है कि अब हम चलते हैं सर हमारी जो बैलेंस शीट थी उस पर, ये हमने बैलेंस शीट फाइनल की थी। बैलेंस शीट्स में हमारे पास में से ये डेप्रीशिएशन था। ओके, तो यहाँ पर सर आपके डेप्रीशिएशन थे, ये 10% का ब्लॉक है और ये 15% का ब्लॉक है। ये ब्लॉक वाइज भी आप डिटेल्स डाल सकते हो या फिर आप परसेंटेज वाइज भी डिटेल्स सकते हो। एवरी आपका जो भी एसेट है उसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो हम एक के डिटेल्स प्रोवाइड कर लेते हैं, बाकी सभी एज इट इज ही होगी। तो आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि अगर एक एसेट्स की डेप्रिसिएशन की एंट्री अगर आपको यहाँ पे ऐसे होती है तो बाकी सभी की भी वैसे ही होगी। चलिए, तो उसको हम देखते हैं कि एक एसेट यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन की डिटेल्स देनी है। किसकी लेनी है? डेप्रिसिएशन। ये बोला है सर पर्टिकुलर ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउडेबल। तो आपको ऐड डिटेल्स पे जाना,
जैसे आप ऐड डिटेल्स पे जाओगे, यहाँ पर आपको मेथड सेलेक्ट करना है। तो मेथड्स कौन सा होता है सर, एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो आपको WDV मेथड से कैलकुलेट करना है। WDV मेथड्स में हमने डिटेल्स में कवर किया था, थोड़ा सा मैं और आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए। सर यहाँ पर आपको दो चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है। एक होती है कि यूज लेस देन 180 डेज और यूज मोर देन 180 डेज। अगर आप 30 सितंबर से पहले इसी फाइनेंशियल ईयर में अगर आप कोई एसेट परचेज करते हैं तो आपको 100% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। 100% डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि अगर उस प्रोडक्ट पे 10% डेप्रिसिएशन है और अगर आपने 1 लाख रुपीस की अगर एसेट्स परचेज की है तो 10,000 डेप्रिसिएशन आएगा, उसको बोलते हैं 100%। और अगर आपने उसी ईयर में, जिस ईयर में आप अपनी बैलेंस शीट्स बना रहे हैं या अपना डेटा मेंटेन कर रहे हैं, उसी ईयर्स में अगर आपने 1 अक्टूबर के बाद में और 31 2023 के पहले अगर आपने परचेस किया तो उस पर 50% डेप्रिसिएशन, मतलब अगर 1 लाख रुपए की एसेट है तो उस पर 10%, 10,000 होता है, 10,000 का 50% 5,000 रुपये से डेप्रिसिएशन लगेगा। तो ये दो चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ WDV में इतना ध्यान रखना है। ओके, और SLM मेथड्स कहाँ यूज होता है सर, SLM मेथड कंपनी एक्ट में यूज होता है। तो कंपनी एक्ट में SLM और WDV मेथड एज पर इनकम टैक्स के हिसाब से होता है और SLM मेथड एज पर इनकम टैक्स कंपनीज एक्ट के हिसाब से होता है। तो वहां पर सर दोनों मेथड्स यूज होते हैं। तो वहां पर डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्रिएट होती है। ओके, तो हम चलते हैं सर यहाँ पे WDV। ओके, WDV के बाद में डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स। सर कौन से ब्लॉक ऑफ एसेट्स का है, तो हमारे पास में सर ये है, फॉर एग्जांपल हमारी जो एसेट है ये है सर बिल्डिंग की बात करते हैं, बिल्डिंग 10%। तो यहाँ पर हम चलते हैं सर बिल्डिंग 10% पे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है सर आपकी यहाँ पे, तो ओरिजिनल वैल्यू हम चलेंगे सर 575,796। ओके, तो 575,796 ये हमारी एक्चुअल में वैल्यू है, 575,796। ओके, एडजस्टमेंट रेट, रिटर्न डाउन वैल्यू, असेसमेंट ईयर 22, 21 ओनली, ऐसा कुछ नहीं है सर। एडजस्टमेंट रिटर्न डाउन वैल्यू इंटेंजिबल सर ड्यू टू एक्सरसाइज, ये भी कुछ नहीं है। अगर आपने डिटेल्स कोई परचेज की है तो उसका आपको यहाँ पर डिटेल्स देनी है सर। अगर आपने ऐड परचेज डिटेल्स, हमने कोई भी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की है तो यहाँ पर आपको परचेज वैल्यू, सेनवेट या चेंज इन एक्सचेंज करेंसी या ऐसा कुछ भी है तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है। ओके, यहाँ पर अगर आपको कोई अदर एडजस्टमेंट है तो वो एडजस्टमेंट आप यहाँ पे करिए। डेप्रिसिएशन आपका सर सिंपल आ जाता है 57580 जो भी आपने कैलकुलेट किया था। और आफ्टर डेप्रिसिएशन आपकी जो रेट है वो कितनी है सर, 518216 ये आपकी डेप्रिसिएशन की रेट है। ओके, चलिए सर, तो इस तरह से आप उसको यहाँ पे क्या करेंगे सर, ऐड ही करेंगे। अगर आपने कोई एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर अगर आपने परचेस की है तो फिर सर आपको और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, लेकिन अगर नहीं की है तो सिंपल आप यहाँ पे सेव कर दीजिए। हम ये मान के चलते कि एक एसेट्स है। इस तरह से सर आप अभी सभी एसेट्स को आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो। ओके, तो क्लोज 18 क्या कहता है सर, क्लोज 18 आपको डेप्रिसिएशन के बारे में कहता है। ओके, चलिए सेक्शन क्लोज 19 की बात करते हैं। अमाउंट एडमिसिबल अंडर सेक्शन, यानी कि सर यहाँ पर आपको कौन कौन से ऐसे सेक्शन है जिसके अंदर आपकी ये जो अमाउंट है वो आपके एप्लीकेबल है, यानी कि PNL की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो यहाँ पर 23 AC AD AB ये जो है सर ये होता है कि जो भी कंपनी है, अगर आप किसी की पॉलिटिकल पार्टीज में या फिर अगर ऐसे कोई भी अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वो आपका जो एक्सपेंसेस है वो आपका यहाँ पर अलाउड होता है। तो यहाँ पर आप सेक्शन रेफर कर लीजिएगा, सेक्शन रेफर कर ले 32 AC 32 AD है। इन सेक्शन में अगर कोई भी अगर आप एक्सपेंसेस करते हो तो वो एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे अलाउ होंगे, ऐसा बता रहा है। तो ठीक है, तो वो एक बार आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो ये सर हमारा क्लोज 19 ये बात कर रहा है सर आपके सेक्शन से रिलेटेड। अब आज चल रहे हैं सर क्लोज 20 पे। ये क्या कहता है सर, ध्यान से समझो। Any sum paid to an employee or bonus or commission for service rendered where such sum was otherwise payable to him, profit or dividend। यानी कि सर आप अपने जो सैलरीड पर्सन है
उन सैलरी पर्सन्स को आप जो भी दे रहे हो वो आपको यहाँ पर करना है। एज ए बोनस और कमीशन फॉर सर्विस रेंडर, एज ए बोनस या फिर कमीशन अगर आप यहाँ पे कुछ भी दे रहे हो तो उसके डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। वो डिटेल्स अगर आपकी है तो आप यहाँ पे इंटर कर लीजिएगा। जैसे आप ऐड डिटेल्स के ऑप्शंस पे जाओगे, डिस्क्रिप्शन लिखना है और अमाउंट लिखना है और सिंपल बस एक टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है, क्योंकि आपका एम्प्लॉय वाइज आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। ओके, इसके बाद हम चलते हैं सर क्लोज 21 पे। क्लोज 21 क्या कहता है सर? क्लोज 21 क्या कहता है उसको ध्यान से समझो। सबसे पहला, प्लीज फर्निश द डिटेल्स ऑफ अमाउंट्स debited to the profit and loss accounts being the nature of कैपिटल पर्सनल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स एक्ट। मतलब सर ये है कि सर ऐसे कोई एक्सपेंसेस जो आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर डेबिट किए हुआ है, जो कैपिटल नेचर के हैं, जो पर्सनल एक्सपेंडिचर के, जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इसके अंदर है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई टी शर्ट बना के किसी को दे रहे हो, या फिर अगर आपने कोई इस तरह से कोई एडवर्टाइज की, तो ऐसे एक्सपेंसेस आपके पीएनएल में अलाउएबल नहीं है, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी। अगर ऐसे कोई एक्सपेंसेस आपके पीएनएल में है तो कौन कौन से? सर कैपिटल, पर्सनल और एक्सपेंडिचर जो भी आपने आपके पीएनएल के अंदर डेबिट किए हुआ है, तो वो डिटेल्स आप यहाँ पे कर लीजिए। जैसे यहाँ पर आपको लिखा कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, एनी सर्वेलर ब्रोशर ट्रेड, ऐसा क्लब बीइंग एंट्रेंस फी और सब्सक्रिप्शन, आपने कोई क्लब्स में एंट्रेंस फी लिया, आपने बीइंग कॉस्ट ऑफ क्लब सर्विस अगर आप कोई ले रहे हैं, तो ऐसे कोई एक्सपेंसेस हैं वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। ओके, दूसरा आता है सर अमाउंट बी में, अमाउंट इन एडमिसिबल अंडर सेक्शन 40A क्या कहता है सर? एनी एस पेमेंट इज नॉन रेजिडेंट रेफर टू सब क्लोज 1। अगर आप कोई नॉन रेजिडेंट है उसको अगर किसी भी चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं जिस पर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया हुआ है, जिस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया हुआ, या ना डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑन विच हैज बीन डिडक्टेड बट नॉट हैज बीन पेड और बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड सेक्शन 2, या तो आपने डिडक्ट कर दिया है या फिर अगर आपने डिडक्ट नहीं किया है तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे जो डिटेल्स प्रोवाइड करनी है ये करनी है कि आपने डिडक्ट तो किया था लेकिन पे नहीं किया। दूसरा आपको यहाँ पर डिटेल्स देनी है, डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड। ये किसकी बात कर रहे हैं सर? ये बात कर रहे हैं आपके फॉरेनर की, यानी कि नॉन रेजिडेंट पर्सन्स जो आपके इंडिया के अंदर है, काम कर रहे हैं, आपने उनको पेमेंट किया, उनको पेमेंट करते हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है। वो टीडीएस अगर आपने डिडक्ट नहीं किया तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। ओके, डिटेल्स ऑफ पेमेंट विच लेवी इज नॉट डिडक्टेड, इट्स ओके। डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑन विच हैज बीन डिडक्टेड बट नॉट बीन पेड बिफोर द ड्यू डेट, ये सर आपकी बात कर रहे हैं पेमेंट की। फ्रेश बेनिफिट टैक्स ऐसा कुछ भी है सर, वेल टैक्स भी, रॉयल्टीज है ये। अब बात करते हैं कि सर सैलरी पेबल आउटसाइड इंडिया टू ए नॉन रेजिडेंट विदाउट टीडीएस एक्ट, अगर सैलरी की भी बात करते हैं तो वो भी आता है सर आपका। पेमेंट ऑफ पीएफ फंड एक्ट, अगर आपने डिडक्ट किया लेकिन पेमेंट पे नहीं किया। एम्प्लॉयर ऑफ परक्यूसाइड्स, वो भी सर आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। ये सर ये ऐसे पेमेंट है जो आपने डिडक्ट करने थे लेकिन आपने नहीं किया। आपको टीडीएस डिडक्ट करना था लेकिन आपने नहीं किया। सर आपको डिडक्ट तो कर दिया लेकिन आपने उसका पेमेंट नहीं किया, तो उसकी सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कहीं ना कहीं से पकड़ना चाहता है। अगर आपने इनकम टैक्स के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि हमने इस पार्टी को इतना पेमेंट किया, लेकिन सर उस पार्टी पे टीडीएस डिडक्ट किया कि नहीं किया वो आपको कहाँ दिखेगा? तो वो फिर से आपको 3CD रिपोर्ट में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ओके, डिस अलाउंसेस डीम्ड इनकम अंडर, ऐसी कोई इनकम है जो डिस अलाउंसेस मतलब है। प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी इज नॉट अलाउडेबल, सर अगर आपने ग्रेजुटी से कोई प्रोविजंस बनाया तो वो आपको यहाँ पे डालना है। एनी अदर एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन पर्टिकुलर लाइबिलिटी कंटीजेंट नेचर की कोई है तो, और डिडक्शन इन एलिजिबल टर्म्स ऑफ सेक्शन 40 एक्सपेंडिचर इनकम रिलेटेड टू विच डिज नॉट पार्ट ऑफ टोटल इनकम, जो आपकी टोटल इनकम का पार्ट नहीं है वो अगर आपने ऐड की हुई है तो वो यहाँ। अमाउंट इन एडमिशन अंडर प्रोविजन सेक्शन 36(1)(3), अगर ऐसी कोई इनकम है तो वो सब आपको यहाँ पे, ये सब पूरा टीडीएस के रिलेटेड है। प्रोवाइड स्टेटमेंट पर्टिकुलर, ये पूरा सर क्लोज जो 21 है ये पूरा आपके टीडीएस के रिलेटेड है। अगर ऐसी कोई डिटेल्स है तो सर एक एक डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, वो आपको यहाँ पे देखना होगा। ओके, अब हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो ये सर हमारा कौन सा था? 21 था, मे बी शायद 21 था, वो हमने कवर कर लिया। अब चलते हैं सर हम 22 की तरफ। ओके,
22 क्या कहता है सर, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन एडमिजिबल अंडर सेक्शन 23 ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2066। सर अगर आपको ऐसे किसी को इंटरेस्ट पे कर रही हो जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट में आते हैं, वो कौन कौन आते हैं, तो वो तो सर आपको एक्ट ही रिफर करना पड़ेगा वहाँ पे। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। ओके, तो 22 क्लोज आपका ये कहता है। 23 क्लोज सर क्या कहता है, 23 क्लोज कहता है सर पर्टिकुलर ऑफ पेमेंट टू पर्सन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 40A सब क्लोज बी क्लोज बी टू बी। मतलब सर ऐसे क्लोजेस में अगर कोई आता है और उनको अगर आप कोई पेमेंट करते हो तो वहाँ पर ये आपको यहाँ पे दिखाएंगे। ओके, तो सर ऐसी कोई डिटेल्स हमारी नहीं है तो यहाँ पे हम इंटर नहीं करते। 23 क्लोज आपका कंप्लीट हो जाता है सर। अब हम मूव करते हैं क्लोज 24 पे। ये क्या कहता है सर, अमाउंट डीम्ड टू बी प्रॉफिट एंड गेन्स अंडर सेक्शन 32AC 32AD 32AB ACR। या सर अगर आपका कोई कैपिटल गेन हुआ है, जो कैपिटल गेन डीम्ड टू कैपिटल गेन वो प्रॉफिट एंड गेन अगर आपका कोई हुआ है तो यहाँ पर आपको ऐड करना है अमाउंट डीम्ड टू बी प्रॉफिट एंड गेन्स अंडर सेक्शन 32AC अगर ऐसा कोई भी हुआ है तो। ओके, क्लोज 25, क्लोज 25 क्या कहता है सर, एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 41 एंड कंप्यूटेशन देयर ऑफ। सर एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यानी कि सर आप अमाउंट्स प्रॉफिट कितना है सर, कोई सी हो, नेम ऑफ पर्सन, अमाउंट ऑफ इनकम, सेक्शन, किस सेक्शन के थ्रू आप उनसे पेमेंट ले रहे हो वो सेक्शन आपको यहाँ पे एंटर करना है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है सर, सिंपल है। तो यहाँ पर आपको कोई भी ऐसी डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करनी है। इसके बाद सर हम करते हैं क्लोज 26 पे। क्लोज 26 क्या कहता है सर, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम रेफर टू क्लोज ABCD ऑफ सेक्शन 43B लाइबिलिटी ऑफ वेज प्री एग्जिस्टेड फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर बट वाज नॉट अलाउड टू असेसमेंट ऑफ एनी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर वाज। मतलब सर ये है कि प्रीवियस ईयर के ऐसे कोई एक्सपेंसेस जो आप इस ईयर में पे कर रहे हो या फिर प्रीवियस ईयर की कोई ऐसी सेल्स थी जो आपने इस ईयर में पे की, उसकी डिटेल्स यहाँ पर हमको देनी है। तो प्री एग्जिस्टिंग ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द प्रीवियस ईयर बट वाज नॉट अलाउड इन द असेसमेंट ऑफ एनी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, और ऐसा कोई भी पेमेंट जो आपके यहाँ पर भी अलाउड नहीं है। ओके, नॉट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आपने प्रीवियस ईयर में पे नहीं किया, वाज इनकम इन द प्रीवियस ईयर, ये डिटेल्स है सर आपकी, सिंपल्स डिटेल्स यहाँ पर देनी है आपको। ओके, देखो ये सब एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है, वो और ज़्यादा डिटेल्स में वो देखते हैं, हम तो सर उसके क्या क्या डिटेल्स है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लोज 26 की अगर हम बात करें तो यही था सर हमारा क्लोज 26 जो कि अभी हमने कवर कर लिया। अब बात करते हैं सर क्लोज 27 की। क्लोज 27 क्या कहता है सर, क्लोज 27 कहता है सर अमाउंट ऑफ सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल और यूटिलाइज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रीटमेंट आउटस्टैंडिंग सेंट्रल वैल्यू एडेड क्रेडिट और इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर आपके पास में ऐसी कोई क्रेडिट थी वो क्रेडिट अब आपको यहाँ पे इंटर करनी है जिसका ट्रीटमेंट आपका यहाँ पे हुआ था। ओके, अगर आपकी कोई है तो आप यहाँ पे इंटर कीजिए। ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस आपका आईटीसी का कितना था जो प्रीवियस ईयर का आईटीसी का था, क्रेडिट अवेल कितनी की से, क्रेडिट यूटिलाइज कितने की वो आपको देखना है। क्लोजिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इस बार अगर ऐसी कोई क्रेडिट है जो आपको नेक्स्ट ईयर में देनी है तो ये क्रेडिट की बात करते हैं। पर्टिकुलर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर पीरियड क्रेडिटेड टू डेबिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। पर्टिकुलर इनकम ऑन एक्सपेंडिचर यहाँ पर लिखा हुआ है सर टाइप में इनकम क्रेडिटेड, कौन कौन सी इनकम आपने क्रेडिटेड की तो यहाँ पर पर्टिकुलर लिखना है, यहाँ पर अमाउंट लिखना है, या फिर आप सीधा क्या दे सकते हैं सर उनका PNL भी यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ डिटेल्स ऐसे देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ओके, चलिए तो सर यहाँ तक हमने क्लोज 27 तक हमने कवर कर लिया। अब हमारे से 28 से 44 के जो क्लोज है उसको हम कवर करते हैं। थोड़ा से एडवांस लेवल के क्लोज है सर क्योंकि यहाँ पर अब आपको बैलेंस शीट्स में जो डिटेल्स है वो सब आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी। तो जस्ट वेट, हम शुरू करते हैं। चलिए हमने 27 तक के क्लोजेस को कवर कर लिया। अब हम मूव करते हैं सर क्लोज 28 पे। क्लोज 28 हमें क्या डिटेल्स मांगता है, ये डिटेल्स मांगता है सर वेदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर
The SSC has received any property being share of company not being company in which public has substantially interest without consideration for inadequate consideration referred to section 56 subsection 27A। सर ये जो बात है ये कंपनी की बात है, ये कंपनी की किसकी बात है, या प्राइवेट कंपनी की बात है कि ऐसा कोई पर्सन जिस कंपनी से कोई एसेट्स ले रखी है विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है सर, ये कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। हम इंडिविजुअल्स पर्सन हैं, हमारे लिए कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है। सेक्शन क्लोज 29 कहता है सर, whether during the previous year the exit received in consideration of issue of share which exceeds the fair market value of shares referred to section 56 subsection 27। सर ये जो बात कर रहे हैं ये शेयर्स की बात कर रहे हैं, ये भी कंपनीज की बात कर रहे हैं, पूरा क्लोज कंपनी का ही है सर, इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सर इसको स्किप कर दीजिए, ठीक है, पूरा कंपनी का है सर, क्योंकि 3CD रिपोर्ट तो सबकी सेम ही होती है ना, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो इंडिविजुअल हो। 3CA 3CB ये आपकी चेंजेस होता है। ओके, तो 29 वाला क्लोज भी ऐसा ही है सर। अब बात करते हैं सर क्लोज 30 क्लोज क्या कहता है, डिटेल्स ऑफ अमाउंट बोरोइंग और हुंडी एनी अमाउंट देयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन अमाउंट बोरोड रीपेड अदरवाइज थ्रू एनी अकाउंट पे चेक। मतलब सर अकाउंट्स के पे चेक बैंक से अलावा अगर आपने किसी अदर मोड के अंदर आपने अपने लोन को पेमेंट किया हुआ है तो उसका यहाँ पर डिटेल्स आ रही है। अगर आपने किया हो तो आप यस करें, यस करके आप उसकी डिटेल दें। वेदर SSC has incurred an expenditure during the previous year by way of interest or similar nature exceeding 1 crore rupees refer to clause portion 9P। सर अगर आपने इंटरेस्ट के रूप में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अगर आपने पेमेंट किया तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी। Whether the SSC has entered in permissible adverse in avoidance arrangement in refer to section 96 during the previous year। ये सेक्शन 96 रेफर कर लीजिएगा, ये डिटेल्स सर यहाँ पे आपको पूछता है। तो 29 30 अब बात करते हैं सर 31 क्या है सर, पर्टिकुलर ऑफ ईच लोन और डिपॉजिटेड इज एन अमाउंट एक्सीडिंग द टाइम स्पेसिफाइड लिमिट स्पेसिफाइड सेक्शन 269। सर ये जो होता है ये होता है कि आपको कैश में 20,000 रुपीज़ से ज़्यादा का ना तो लोन देना है न लेना है। तो ये डिटेल्स अगर आपने कोई दी हुई है तो यही बोलता है सर 269 जो होता है वो ये आपके लोन्स के बारे में होता है कि अगर आपने कैश में किसी से भी लोन लिया हुआ है तो उसकी वैल्यू अगर आपने 20,000 रुपीज़ से ज़्यादा कर लिए हुई है तो वो आपको डिटेल्स यहाँ देनी है। ऐसा तो कोई हम करते ही नहीं है, प्रीवियस ईयर की यही डिटेल्स है। ओके, तो ये पूरा सर आपकी इसी लोन्स के बारे में, ईच पर्टिकुलर लोन आपने कितना पे किया क्या किया ये यहाँ पर है। पर्टिकुलर ऑफ ईच पेमेंट ऑफ लोन और डिपॉजिट स्पेशल एडवांस इन अमाउंट एक्सीडिंग द लिमिट स्पेशल, यही द प्रीवियस ईयर आपने पे किया। अमाउंट एक्सीडिंग चेक के थ्रू अगर आपने कोई लोन को पे किया तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी। ये पूरा है सर आपके लोन के बारे में। ओके, एंड 32 क्लोज की तरफ हम मूव करते हैं। सर ये क्या है, डिटेल्स ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ डेप्रिसिएशन। सर यहाँ पर बात करते हैं लॉसेस की, जब अगर हमारे कोई लॉसेस होते हैं जिसको हम क्या करते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं, प्रीवियस ईयर के लॉसेस को फॉरवर्ड करते हैं, इस ईयर के लॉसेस को हम क्या करते हैं कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ऐसे कोई लॉसेस हो प्रीवियस ईयर के आपने इस साल में सेट ऑफ किए हो, या फिर वेदर चेंजेस इन शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी, अगर आपने कोई शेयर होल्डिंग में चेंज किया हुआ। SSC इनकम इन स्पेक्युलेशन लॉस, मतलब किसी शेयर मार्केट के ऐसे कोई लॉसेज है जो इसी और के सामने सेट नहीं होते हैं तो वो वैसे कोई है। तो यहाँ पर स्पेसिफाइड बिजनेस के रिलेटेड अगर आपके कोई लॉस है तो वो आप यहाँ पे एंटर कर लीजिए, कोई इस साल में सेट नहीं होती है। यानी कि सर प्रीवियस ईयर के कोई लॉसेस आपने ब्रॉड फॉरवर्ड किए हो तो ये 28, 29, 30, 31, 32 के ये जो है ये टैक्स ऑडिट के ये कंपनी से रिलेटेड और लोन से रिलेटेड आपके क्लोजेस थे, और जो लोन था वो लोन्स ब्रॉड फॉरवर्ड के रिलेटेड थे। अब हम चलते हैं सर क्लोज 33 से 44 की तरफ। ये जो क्लोजेस हैं ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो हम डिटेल में कवर करते हैं। चलिए अब हम मूव करते हैं 33, यानी 33 से 44। 33 कहता है सेक्शन वाइज डिटेल ऑफ डिडक्शन इफ एनी एडमिजिबल अंडर सेक्शन 6A और चैप्टर 3। दैट मीन्स कि सर ऐसे डिडक्शंस जो आप इनकम टैक्स के अंदर लेते हैं जैसे सेक्शन 80C, 80D, 80U, ऐसे कोई भी डिडक्शंस उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। तो आप जैसे ही इस ऑप्शन पे यस करेंगे, जैसे आप यस करेंगे तो यहाँ पर सर ऐड डिटेल का ऑप्शन आता है।
ए डिटेल्स में आप जाओगे तो यहाँ सेक्शन वाइज डिटेल डालने को पूछेगा, सर कौन से सेक्शन के थ्रू आप डिडक्शंस ले रहे हो। जैसे हमारा ATC, ATD, ATE, तो ये वो डिडक्शंस है जो आप इनकम टैक्स के अंदर इंडिविजुअल्स लेते हैं, यानी कि सर ये कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के लिए तो उनको कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलती है, लेकिन ये कौन लेते हैं सर, इंडिविजुअल्स। तो ये डिटेल्स आपको क्लोज 33 के अंदर पूछ रहे हैं आपसे कि आपको ये डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है। ओके, इसके बाद 34 क्लोज में हम चलते हैं। 34 क्लोज में सर क्या बोल रहे हैं, ये 34 क्लोज में बोल रहे हैं वेदर द एसएससी इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स एज पर प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6B और चैप्टर US, प्लीज फर्निश। मतलब सर ये है कि आपके ऊपर TDS और TCS, TDS डिडक्ट करने की, TCS कलेक्ट करने की लाइबिलिटी है या नहीं है, तो वो आपको यहाँ पर डिटेल देनी है। मतलब सर हमने देखा था कि 1 करोड़ से ऊपर का अगर आपका टर्नओवर होता है तो आपकी लाइबिलिटीज आ जाती है किसी का TDS डिडक्ट करने की, तो यहाँ पर आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। दूसरा, वेदर द एसएससी इज रिक्वायर्ड टू फर्निश द स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड, अगर आपने ऑलरेडी है तो आप यहाँ पे डिडक्ट किया, उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। एसएस इज लाइबल टू पे इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 2, हमको सर जो भी रिटर्न्स होते हैं वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने होते हैं। अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी पे करनी होती है। अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। ये जो पूरा आपका क्लोज है 34, ये आपके TDS के रिलेटेड है, तो ये TDS के रिलेटेड जो भी है ये डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। ओके, इसके बाद 39 क्लोज की तरफ हम मूव करते हैं। 39 क्लोज क्या कहता है सर, वेदर एन ऑडिटेड वाज कंडक्टेड अंडर सेक्शन 72A फाइनेंस एक्ट इन रिलेशन वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस में बी रिपोर्टेड आइडेंटिफाइड बाय द ऑडिटर। मतलब सर फाइनेंस एक्ट 1994 के अंदर 72A सेक्शन के अंदर अगर आपकी कोई ऑडिट हो रही है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, अदरवाइज सर हमारी तो कोई ऐसी ऑडिट नहीं हो रही है, तो वो आप यहाँ पे कैंसिल कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद का जो सेक्शन क्लोज है सर, क्लोज 36A, क्लोज 36A क्या कहता है, वेदर द एसएससी हैज रिसीव्ड एनी अमाउंट इन द नेचर ऑफ डिविडेंड। सर अगर आपको डिविडेंड अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको देनी है 36 के क्लोज में। ठीक है, इसके बाद 37 क्लोज की तरफ हम मूव करते हैं। 37 क्लोज क्या कहता है सर, इन केस ऑफ ट्रेडिंग कंसर्न गिव क्वांटिटी डिटेल्स प्रिंसिपल आइटम्स ऑफ गुड्स ट्रेड। ओके, अब यहाँ पर सर आपकी स्टॉक की डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी है। अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं तो सर आपको यहाँ पर ट्रेडिंग गुड्स जो भी आया गया वो क्या है, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग काम कर रहे हैं तो सर आपके रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और बाय प्रोडक्ट। जैसे अगर हम बात करते हैं फिनिश प्रोडक्ट की, सबकी डिटेल सेम ही होती है। तो यहाँ पर आपको आइटम नेम, यूनिट, क्वांटिटी क्या है सर, ओपनिंग स्टॉक आपका कितना था, क्वांटिटी मैन्युफैक्चरिंग आपने कितना किया, सेल्स कितना किया, क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना हुआ, शॉर्टेज या एक्सेस कोई है, तो ये डिटेल्स सर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। ओके, तो ये कौन सा है सर हमारा 35 जो क्लोज है ना, वो आपके स्टॉक के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर आपको एक एक प्रोडक्ट की डिटेल्स आपको यहाँ पे इंटर करनी है, एक एक प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आपको यहाँ पे इंटर करनी है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये एक एक प्रोडक्ट्स की इंटर आपको यहाँ पे देनी है। ओके, 38 क्लोज है, ये क्लोज बोलता है कि सर वेयर एनी ऑडिट वाज कंडक्टेड अंडर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। सर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के अंदर अगर आपका कोई ऑडिट हो रहा है, क्या हो रहा है तो आप यस कीजिए, अगर और भी कुछ चेंजेस हैं उसमें तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, और नहीं हो रहा है तो आप नो करके आप आगे मूव हो जाइए। ओके, तो 38 का क्लोज हमने कवर किया। अब हम मूव कर रहे हैं सर 39 क्या है सर, वेदर एनी कॉस्ट ऑडिट वाज कैरीड आउट। सर अगर आपकी कॉस्ट ऑडिट हो रही है क्या, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो उसमें कॉस्ट ऑडिट होती है, वो हो रही है क्या, अगर हो रही है तो आप यहाँ पे यस कीजिए, और उसका अगर कोई भी डिसक्वालिफिकेशन या डिसएग्रीमेंट ऑफ एनी मैटर्स अगर कोई है तो आप यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। ओके, तो 37 नंबर क्लोज है आपके कॉस्ट ऑडिट के बारे में। देन 38 नंबर का जो क्लोज है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ये तो हमने कवर कर लिया था ना, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का ऑडिट है। 38 हमने कवर कर लिया, 39 कवर कर लिया, 40 क्लोज हमारा।
चलिए 40 क्लोज क्या है सर, वेदर एनी ऑडिट वाज कंडक्टेड 72 ए फाइनेंस एक्ट वैल्यूएशन ऑफ टैक्सेबल सर्विस में बी रिपोर्टेड आइडेंटिफाइड ऑडिटर। सर अगर फाइनेंस एक्ट 1994 के सेक्शन 72 ए में अगर कोई ऑडिट हो रही है तो आपको यहाँ पे डिटेल्स देनी है। 39 क्लोज हमारा सर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सर 40 क्लोज में। वेयर एनी ऑडिट वाज कंडक्टेड अंडर द सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 1994। सर एक्साइज ड्यूटी में कोई हो रहा है तो ये क्या सा आता, 39 40 क्लोज है ना, जस्ट सेकेंड। चलिए अब सर आपका यहाँ पे क्या आता है, द डिटेल्स रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस प्रॉफिट प्रीवियस ईयर एंड प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। आपको 2 सालों का ग्रॉस प्रॉफिट रखना है। टोटल टर्नओवर ऑफ द एसएससी, सर आप जिस फाइनेंशियल ईयर की अभी फाइल कर रहे हैं उनका टर्नओवर और प्रीवियस ईयर का टर्नओवर। ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना है और परसेंटेज कितना ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा और यहाँ पर भी आपको डालना है। सर नेट प्रॉफिट कितना है, स्टॉक इन ट्रेड आपका कितना है, टर्नओवर, मटेरियल कंज्यूम और फिनिश प्रोडक्ट्स आपका गुड्स कितना, ये डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। तो ये सर है हमारा क्लोज 14। ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट से बिलोंग करता है, यानी कि आपका सेल्स कितना, ग्रॉस प्रॉफिट कितना रखा हुआ आपका नेट प्रॉफिट कितना, यानी कि आप ये परसेंटेज। तो वो परसेंटेज सर मैच करते हैं कि प्रीवियस ईयर में आपने जो परसेंटेज रखे थे वही परसेंटेज है या नहीं है। तो इसीलिए हम बोलते थे कि सर प्रीवियस, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था ऐसा कि जब हम प्रॉफिट बैलेंस शीट फाइनल करते हैं उस समय हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को आगे मेंटेन करना होता है, और किसी रीजंस की वजह से अगर रिड्यूस होता है तो वो भी एक्सप्लेनेशन हमको देने होता है। ओके, तो 40 नंबर का क्लूज क्या कहता है सर, आपके सेल्स और आपके ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और स्टॉक इन ट्रेड के बारे में कहता है। ओके, चलिए तो 40 नंबर का क्लोज हो गया सर। अब हम चलते हैं 41 पे। 41 नंबर का जो क्लोज है ये हमें क्या डिटेल्स देता है सर, प्लीज फर्निश द डिटेल ऑफ डिमांड रेज रिफंड इश्यूड प्रीवियस ईयर अंडर एनी लॉ इनकम टैक्स अदर देन इनकम टैक्स लॉ। सर अगर आपकी प्रीवियस ईयर में अदर देन इनकम टैक्स लॉ के अलावा अगर कोई भी डिमांड हुई हो, जैसे जीएसटी की डिमांड निकली हो या किसी और अदर टैक्सेस की डिमांड निकली हो, तो वो डिटेल्स आपको यहाँ पे देनी है। ये कौन सा क्लोज बोलता है सर, ये क्लोज 41 आपको कहता है। ओके, अब चलते हैं सर हम 42 क्लोज पे। बाकी के सर 2 ही क्लोजेस बचे, सिंपल है सर। 42 क्लोज, ये क्या हो रहा है, हाउ वंडरफुल। चलिए अब बात कर रहे हैं सर 42, वेदर द एसेट्स इज रिक्वायर्ड टू फंड स्टेटमेंट फॉर्म 61, फॉर्म 60A, फॉर्म 61B। सर ये क्या होता है, फॉर्म 61, फॉर्म 60A ये होते हैं कि सर अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम से इनकम हो रही है तो आप यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम से अगर आपकी इनकम हो रही है तो वो आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। सेक्शन 61A, 61B आपकी यही सेक्शन है, एक बार भी आप भी उसको रिफर कर लीजिए। तो 42 क्लोज हमने कवर कर दिया। अब हम मूव करते हैं सर 43 क्लोज पे। अब दोनों ये जो 2 क्लोज हैं ये बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे क्या है सर, वेदर द एसएस इज पेरेंट एंटिटी अल्टरनेटिव रिपोर्टिंग एंटिटी इज लायबल टू फंड द रिपोर्ट रेफर टू सेक्शन 2 और सेक्शन 286। ये उसको रेफर कर लीजिएगा सर, इसके बाद आप देखिए। हालांकि इसी को डिटेल्स हमारे नॉर्मल टैक्स पेयर को कोई प्रोवाइड नहीं करनी होती है। लास्ट बोलता है सर क्लोज 44, क्लोज 44, ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर एंटिटीज रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अब आपको यहाँ पर आपकी जो एक्सपेंडिचर पेमेंट जो आपने एक्सपेंसेस की है उसकी डिटेल देनी है, चाहे वो नॉन रजिस्टर्ड हो चाहे वो रजिस्टर्ड हो। ओके, तो यहाँ पर आंसर आपको ये करना है। तो ये डिटेल्स आपकी हो गई। इस तरह से आप 44 क्लोजेज आप यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। तो एक एक क्लोज को हमने डिटेल्स में समझा। अब यहाँ पर सर आपकी आती है अकाउंटेंट की डिटेल्स। ये जो अकाउंटेंट का मतलब जो टैक्स ऑडिटर्स हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पर आती है। तो एक बार इसको भी हम क्लिक करके देख लेते हैं।
अब जो अकाउंटेंट का मतलब होता है सर चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, तो यहाँ पर हमने डिटेल दे रखी है सर, करण सिंह राठौड़, ये मेंबरशिप नंबर है, ये है, ये एड्रेस है, ठीक है। तो सर ये था टैक्स ऑडिट। देखो सर टैक्स ऑडिट सिंपली अगर हमें बात करें तो हमें फाइल नहीं करना है। टैक्स ऑडिट सर चार्टर्ड अकाउंटेंट ही फाइल करते हैं जिनको सर प्रॉपर नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, क्योंकि सर ये 3CD ऐसा कोई बस छोटे बच्चों का खेल नहीं है जो हर कोई भी फाइल कर लेता है। इसमें सर प्रॉपर नॉलेज हमारे पास में होना चाहिए। हम तो सर ऊपर से इनके जो भी क्लोजेस थे इनको पर अगर प्रैक्टिकली वो जो फाइल करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे कि क्लाइंट के डेटाबेस के आधार पर किस तरह से फाइल किया। ओके, चलिए, तो आई होप कि सर इस लेक्चर्स के अंदर हमने जो कुछ भी कवर किया वो आपको क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बात करेंगे सर ITR 3, यानी कि ये जो बैलेंस शीट हमने फाइनल की है उसके बेस पे सर हमको ITR 3 फाइल करना होता है। वो हम कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट रिटर्न के अंदर वीडियो के नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।